So welcome to Sambhav Smart Classes. Very good morning, good evening, good afternoon everyone. जल्दी से आ जाइए क्लास 10th वाले, आपका चैप्टर 2 फेडरलिज्म लाइव है. जल्दी से आपकी चैप्टर 2 का कंप्लीट नोट्स आज आपको मिलने वाले हैं विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में आने वाले हैं, स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में आने वाले हैं. बेसिकली जो हमारा टारगेट है इस कोर्स को बनाने का वो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का है. तो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट आ सकते हैं और ये जो चैप्टर्स हैं ये चैप्टर्स आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. ये 10th क्लास के एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस आपका इसका चैप्टर 2 है फेडरलिज्म और इसमें हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है. इसका आपका जो चैप्टर कौन सा है फेडरलिज्म चैप्टर 2 है. तो काफ़ी अच्छा वेटेज है एग्जाम में, इसका 5 to 7 मार्क्स का वेटेज है. जल्दी से आप आ जाइए 10th वाले, ज्वाइन कर लीजिए. आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए संभव स्मार्ट क्लासेस. आपको पूरा 10th क्लास का पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है. फर्स्ट मंथ हमारा टारगेट है कि हम आपको एसएसटी के पूरे नोट्स प्रोवाइड करें विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. जैसे ही आपके बोर्ड और नजदीक आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस क्वेश्चंस के भी प्रोवाइड करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में 101% क्वेश्चंस आने ही वाले, जो एवरी ईयर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं. ऐसे ही कोर्स को हमने टारगेट किया है कि आप इस कोर्स को घर बैठे, आप जो 10th क्लास के हैं, सबसे टफ सब्जेक्ट अगर किसी को लगता है तो एसएसटी लगता है. लोगों को बोरिंग लगता है, स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है, एसएसटी पढ़ने का मन नहीं करता. लेकिन हमने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको एसएसटी समझाया हुआ है कि आपको भी अच्छा लगेगा और आपको चीज़ें समझ आएंगी. देखो कभी भी जब भी हमें कोई भी चीज़ समझ आती है तो उसकी हमें अच्छे से नॉलेज हो जाती है और हमें वो उसमें इंटरेस्ट आने लगता है. तो आपका ये चैप्टर फेडरलिज्म है. इसके पहले अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो मैं आपको इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी. तो चैप्टर 1 जरूर देखिएगा. चैप्टर 1 आपका पावर शेयरिंग है, कंप्लीट हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. अब आपका चैप्टर 2 1 by 1 करके पहले हम पॉलिटिकल साइंस की आपकी कंप्लीट कर रहे हैं. तो क्लास 10th वाले जल्दी से सभी ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके, तो आपको चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है जिससे उन लोगों का भी भला हो पाए. चलो अब हम जब बात करेंगे तो फर्स्ट हमारा जो है टर्म फेडरलिज्म. देखो चैप्टर फेडरलिज्म है तो टर्म भी हमारा क्या है फेडरलिज्म. फेडरलिज्म होता क्या है, देखो हिंदी में अगर हम इसको बोलें संघवाद, अगर ऐसे हम बोलें तो इंग्लिश में फेडरलिज्म का मीनिंग कैसे आया है, फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है. देखो आप 1 by 1 करके, जो लोग इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के, डजेंट मैटर, आपका कोई मैटर नहीं करेगा. आपको यहाँ पे नोट्स हमने बेसिकली जो टाइप करके दिए हुए हैं, आप हिंदी सुनते जाइएगा और अपने नोट्स खुद से बनाते जाइएगा. अदरवाइज आपको चीजें सारी क्लियर होंगी और आपको जो भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यूजुअली कॉल्ड स्टेट और प्रोविंसेस. ओके, तो अभी हमने जो चैप्टर 1 में बात की पावर शेयरिंग की, तो वही चैप्टर 2 में उसी से रिलेटेड है फेडरलिज्म. देखो फेडरलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट का ही सिस्टम है जिसमें क्या होता है पावर को डिवाइड कर दिया जाता है किसके बीच, सेंट्रल अथॉरिटी के बीच और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स के बीच. जस्ट लाइक आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट हो सकती है. यूजुअली कॉल्ड स्टेट्स और प्रोविंसेस. उनको हम वैसे क्या बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं और प्रोविंसेस हम उन्हें बोलते हैं. तो राज्य और प्रोविंसेस हम उन्हें बोलते हैं. तो ये है फेडरलिज्म का मेन मीनिंग. अब देखो इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिटरी सिस्टम. देखो ये हमारे यूनिटरी सिस्टम से क्या है, डिफरेंट है. ये जो पावर शेयरिंग वाला हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आप और आगे देखोगे यूनिटरी वाला सिस्टम में और हम डिटेल में देखने वाले हैं कि यूनिटरी सिस्टम होता क्या है. जैसे अभी हमारी कंट्री में क्या है, लोकतंत्र है. तो आप जल्दी से बताइए कि हम लोकतंत्र के वजह से आज इस कंट्री में क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें मिल पाई हैं और यूनिटरी सिस्टम में हमें नहीं मिल पाती. जैसे अमेरिका जो कंट्री है वहां पे यूनिटरी सिस्टम है और इंडिया में वो सिस्टम नहीं है. हमारे यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र है. ठीक है, तो हमारी कंट्री कैसे है, रिपब्लिक कंट्री है. तो हमें काफी सारी चीजें मिली हुई हैं जो एक यूनिटरी सिस्टम में नहीं पॉसिबल हो पाती हैं. इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन अ यूनिटरी सिस्टम. देखो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, पावर किसी भी एक यूनिट के हाथ में होती है, मतलब पूरी पावर एक सिंगल पर्सन के हाथ में होती है. जस्ट लाइक अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहां पावर मेनली किसके सबसे ज्यादा पास है, वो है ट्रंप. वहां के जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर है. अब वेयर पावर इज कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट. तो वहां पे जो पावर है कैसे है, सिंगल गवर्नमेंट के हाथ में है. अब हम जब बात करते हैं फेडरलिज्म की, फेडरलिज्म सीक्स टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू यूनिटी एंड रिलीजन डायवर्सिटी. देखो फेडरलिज्म क्या देता है, फेडरलिज्म देता है इक्वल इंपॉर्टेंस देता है किसको, यूनिटी को, मतलब एकता को, और जो रीजनल डायवर्सिटी है वहां की जो विविधता है रीजन की, उसको क्या देता है, इक्वल इंपॉर्टेंस देता है. अलाउइंग मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या करता है, अलाउ मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट अलाउ करता है, जिससे कि क्या है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट के और लोगों को आसानी होती है.
टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली, तो वो क्या करती हैं, सारी गवर्नमेंट मिलकर एक साथ काम करती हैं और मतलब एक प्रभावी वर्क करती हैं, इफेक्टिवली वर्क करती हैं। अब इसके बाद बात आती है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, हर लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसके पास खुद का एक जुरिडिक्शन होता है, मतलब खुद के पास एक न्याय विभाग होता है। किसके लिए, किसके मैटर्स में, लेजिस्लेशन से रिलेटेड मैटर्स अगर रहते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड अगर मैटर रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर मैटर रहते हैं, प्रबंधन से संबंधित या टैक्स से संबंधित या लेजिस्लेशन से संबंधित जो भी मैटर्स रहते हैं उनको सॉल्व करने के पास उनके पास खुद की न्याय प्रणाली होती है। एग्जाम्पल, इन इंडिया बोथ दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन पावर्स। देखो, इंडिया में भी क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास क्या है, खुद की पावर है। क्या है, दोनों के पास खुद की पावर है। किसके पास है, खुद के पूरी पावर, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, खुद की पूरी पावर है। तो क्या करते हैं इस पावर से, हैव देयर ओन पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो उनके पास खुद की जिम्मेदारी भी है और जो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मतलब किसके द्वारा दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई हैं, उन्हें क्या करते हैं, वो निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। वहां के उनके जो नागरिक हैं उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं, सिटीजन है उन्हें वहां प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं, उन्हें जो भी नीड होती है उसकी क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। अब देखो, टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यहां हमारे टू लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। कौन कौन से, एक तो फर्स्ट आपका लेवल है नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा है, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहला नेशनल गवर्नमेंट है, जो हमारी राष्ट्रीय गवर्नमेंट होती है या जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट लाइक डिफेंस। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो नेशनल हमारी गवर्नमेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, बैंकिंग, करेंसी, ईटीसी। देखो, अब जो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले टू लेवल्स की गवर्नमेंट कौन सी होती है और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके पास अपने कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास अपने कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिन चीजों पर वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स, किस टाइप के मैटर्स, जो नेशनल लेवल के मैटर्स हैं, नेशनल इंटरेस्ट लाइक डिफेंस, मतलब जो सेना से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं। फॉरेन अफेयर्स, जो विदेश संबंधी मैटर्स हैं। रेलवे संबंधित मैटर्स हैं। बैंकिंग से संबंधित मैटर हैं। करेंसी, जो मुद्रा संबंधित इश्यूज हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द एंटायर कंट्री। देखो, जो नेशनल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, पूरी कंट्री को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की, हैंडल मैटर्स रिलेटेड टू द स्टेट सच एज पुलिस। देखो, अब पुलिस किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट की होती है, पूरी सेंट्रल की पुलिस अलग होती है। अगर हम बात करें सीआरपीएफ, इस टाइप के जो जवान होते हैं, जो क्या होती है, हमारी सेंट्रल की फोर्स होती है। बट हम बात करें स्टेट पुलिस की, तो हर स्टेट की अलग अलग पुलिस अपनी होती है। तो हैंडल मैटर रिलेटेड टू स्टेट सच एज पुलिस, एग्रीकल्चर, हर स्टेट में अलग अलग खेती होती है, अलग अलग रीजन होता है। ठीक है, इरिगेशन, ट्रेड, कॉमर्स विथ इन द स्टेट। देखो, अब हाँ, इरिगेशन है, सिंचाई से संबंधित जो समस्याएं, ठीक है, व्यापार है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ठीक है, विद इन द स्टेट, किसके अंदर, एक स्टेट के अंदर। तो आप यहां से देख सकते हो, दे रिप्रेजेंट रीजनल इंटरेस्ट। ये क्या करते हैं, रीजनल, जो रीजन का जो अंदर जो उनके रीजन का जो इंटरेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो दे रिप्रेजेंट रीजनल इंटरेस्ट, मतलब एक इस पर्टिकुलर स्टेट का जो भी इंटरेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब एडिशनल लेवल देखो, आफ्टर दी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो हमारा 73वां और 74वां क्या हुआ, अमेंडमेंट क्या होता है, संशोधन। संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ। लोकल गवर्नमेंट्स, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज वर ऑल्सो एडेड टू एंश्योर डिसेंट्रलाइजेशन एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट्स लेवल। देखो, 73rd और 74 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए, उनमें क्या हुआ, जो लोकल गवर्नमेंट्स बनाई गई, जिसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज आई। पंचायत जैसे ग्राम पंचायत है, ठीक है, नगर पंचायत, इस टाइप से नगर पंचायत वगैरह तो ये हमारी म्यूनिसिपैलिटीज में आ गई। जिला पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, थोड़ा सा अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप सीबीएसई बोर्ड के हो, स्टेट बोर्ड के हो, आप इस नोट्स की हेल्प से आप बहुत इजीली आप एग्जाम में अपने मार्क्स अच्छे लेके आ सकते हो। तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट जो भी हैं, अच्छे से आप चैप्टर को समझिए। एक बार आप चैप्टर को सुन लेंगे ना, तो आपको चैप्टर के नोट्स आपके माइंड में बन जाएंगे। आप ये मानो चलो कि कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार एग्जाम से पहले आप इन चैप्टर्स को अच्छे से देखिए। अब आपके हाफ ईयरली भी एग्जाम्स आने वाले होंगे, या आपके प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले होंगे, जो भी आपके स्कूल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं वो आने वाले होंगे। तो आप ये मान के चलिए, ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार सुन भी लेंगे पूरे चैप्टर को कंप्लीट, तो आपका चैप्टर एक बार आपके माइंड में आ जाएगा कि आपको लिखना क्या है। एसएसटी में अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। देखो, मेन बात आती है राइटिंग की। तो एसएसटी में जितना ज्यादा आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, आपको बस जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लेना है और अपनी लैंग्वेज में आप लिखोगे, तो आपको बहुत अच्छी मार्किंग आपकी होगी।
पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज वर ऑल्सो एडेड। तो 73 और 74 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया टू एंश्योर डिसेंट्रलाइजेशन। इससे क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट लेवल। अब देखो मतलब एकदम जीरो लेवल पे भी क्या हुआ, लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन एट द ग्रास रूट्स लेवल, मतलब एकदम जीरो लेवल से हम बात करें, गांव से बात करें, तो पीपल का पार्टिसिपेशन भी है आज के टाइम में। जो भी छोटे छोटे ग्राम पंचायत हैं या म्यूनिसिपैलिटीज हैं, छोटे छोटे लेवल वर्क कर रही हैं, टाउनशिप में वर्क कर रही हैं, विलेजेस में वर्क कर रही हैं, तो अब वहां भी लोगों को मौका मिलता है किसका, इलेक्ट होने का, ठीक है, पॉलिसीज को समझने का, पॉलिसीज को बनाने का। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देखो हमने इस टाइप से नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं आपके लिए कि आप ये मान के चलिए कि आप ये नोट्स को भी, मैं आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे ग्रुप है हमारा, आपको टेलीग्राम का ग्रुप, हमारे जो टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक है हमारे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाली है, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस पर आपको कंप्लीट नोट्स मिलते रहेंगे। चैप्टर 1 हमारा ऑलरेडी हमने डाल दिया है और चैप्टर 2 है या आपका, इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको बोर्ड से नोट मत कीजिए, आप पहले सुनिए, अच्छे सुनिए, नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स की टेंशन मत लीजिए। 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो अब 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट कैसे, फेडरलिज्म हैज एटलीस्ट 2 लेवल। देखो फेडरलिज्म के क्या होते हैं, कम से कम 2 लेवल होते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है नेशनल लेवल और एक होता है स्टेट लेवल। तो सबसे पहले हमने बार बार यही बात आ रही है कि फेडरलिज्म में 2 लेवल है आपके। पहला कौन सा है, नेशनल लेवल, मतलब जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और सेकंड आपका स्टेट लेवल, जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। डिवीजन ऑफ पावर्स, देखो पावर्स का क्या कर दिया जाता है, डिवीजन कर दिया जाता है। पावर्स आर क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पावर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफरेंट लेवल पे क्या कर दी गई है, डिवाइड कर दी गई है। तो आपको पावर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिवाइड कर दी गई है, तो आपको कोई समझने में इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या है, सारे फीचर्स हैं। देखो सबसे पहले क्या हो गया, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड डिविजन्स ऑफ पावर, ठीक है। थर्ड क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है वो कैसा है, लिखित संविधान है। कैसे है, लिखित संविधान है, तो सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, कोई भी लेकिन किंतु परंतु उसमें कुछ भी नहीं है। आप जैसा लिखा हुआ है वैसा फॉलो कीजिए, गुड। अ फेडरल गवर्नमेंट मस्ट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर क्लैरिटी इन पावर शेयरिंग। जैसे कि हमारी इंडिया में क्या है, फेडरलिज्म है, तो वहां पे क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिससे क्या होती है, पावर शेयरिंग में क्या होती है, क्लैरिटी हो जाती है, पता चल रहता है कि किसको कितनी पावर देनी है, किस टाइप से पावर को शेयर करना है। नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सुप्रीमेसी, मतलब जो दोनों लेवल की गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, क्या करती हैं, उन्हें मतलब अपने जो ओबे, उनको पालन करना चाहिए, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करेगी, उसने अपने रूल बना दिए, नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसके अकॉर्डिंग चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी, और स्टेट गवर्नमेंट भी किसके अकॉर्डिंग चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने वाली है। अब इंडिपेंडेंट जजिशरी। देखो अब जजिशरी कैसे है, इंडिपेंडेंट है। जैसे एन इंडिपेंडेंट जजिशरी लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। देखो अब क्या होता है, इंडिपेंडेंस जजिशरी है। अब मान के चलो कभी राज्य में और किसी भी राज्य के साथ आपस में 2 राज्यों में क्या हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, अब किसी 2 स्टेट में हो गया मान के चलो, या किसी भी, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, कई सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई दूसरी पार्टी है और स्टेट गवर्नमेंट में कोई दूसरी पार्टी है, तो कई बार क्या होता है, सपोर्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को, तो उनके बीच कोई डिस्प्यूट हो गया। अब मान के चलो कोई, उन्हें फंड की नीड है स्टेट गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले क्या कर रहे हैं, उन्हें फंड प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हैं, तो अब वो क्या है, इस टाइप का कोई इशू बन गया है, तो उस इशू को कहाँ ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। उनको एक्चुअल में जितना फंड मिलना चाहिए, जितनी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना फंड तो उन्हें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब बात आती है बिकामेरलिज्म, ठीक है। बिकामेरलिज्म थोड़ा सा पढ़ने में आपको प्रोनाउंसिएट करने में दिक्कत हो सकती है, बिकामेरलिज्म, ठीक है। बिकामेरलिज्म आप इसको हमारे साथ प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। इन सम फेडरेशन, देखो कुछ फेडरेशन में क्या होता है, लाइक इंडिया, देयर इज अ बिकामेरल लेजिस्लेचर। बिकामेरल लेजिस्लेचर है कैसे, वेयर वन हाउस रिप्रेजेंट द पीपल, जिसमें एक हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है, एंड अदर रिप्रेजेंट द स्टेट। राज्यसभा, देखो हमारे यहाँ पे लोअर हाउस है, आप जानते हैं सभी, लोकसभा, और अपर हाउस क्या है, राज्यसभा। आप 9th क्लास में ही पढ़ के आ चुके हैं, उससे पहले भी आप क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं एसएसटी में। लोकसभा और राज्यसभा हमारे 2 हाउसेस हैं। तो लोकसभा में कौन आते हैं, जो जनता के द्वारा चुने हुए नेता होते हैं, वो किस में आते हैं, लोकसभा में आते हैं, ठीक है। जो सांसद रहते हैं पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, ठीक है। जो अब इसमें कौन आता है, राज्यसभा में कौन आता है, जो एमएलएस के द्वारा चुने हुए सांसद होते हैं वो आते हैं राज्यसभा में आते हैं। मतलब पर्टिकुलर वो किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हर स्टेट में मतलब राज्यसभा के लिए भी सीटें फिक्स होती हैं और लोकसभा के लिए भी सीटें फिक्स होती हैं। जो आपका अपर हाउस है उसके लिए भी सीटें फिक्स हैं और लोअर हाउस है उसके लिए भी सीटें क्या हैं, फिक्स हैं। अब बात करते हैं फेडरलिज्म इन इंडिया। अब इंडिया में फेडरलिज्म कैसे है, देखो
इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइज। देखो इंडिया में भी कुछ यूनिटरी वाइज टाइप से है कि मतलब इंडिया फेडरल सिस्टम तो है फिर भी उसके बाद यूनिटरी वाइज है। जैसे कि द फ्रेम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड अ क्वासी फेडरल, मतलब जो फ्रेम है सॉरी जो फ्रेमर्स हैं हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, जो फ्रेम करने वाले लोग हैं, उनने एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या किया, अडॉप्ट किया। मतलब उसमें फेडरेशन भी है और थोड़ा थोड़ा उनने किसके गुण भी डाल दिए, उसमें यूनिटरी सिस्टम के गुण भी डाल दिए। कैसे, विच मीन्स इट हैज अ फीचर्स ऑफ बोथ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। तो हमारे इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है उसमें फेडरल सिस्टम के भी गुण हैं और यूनिटरी सिस्टम के भी क्या हैं, गुण हैं। अब बात आती है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली प्रोवाइड्स फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो क्या करता है, वो क्लियरली प्रोवाइड करता है किसको, डिवीजन्स ऑफ पावर्स, मतलब पावर का डिवीजन किसको, किसके बीच, द सेंटर एंड द स्टेट, किसके बीच, सेंटर और स्टेट के बीच। ठीक है। नेक्स्ट, हाउएवर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज, जब बात आती है कभी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, नेशनल इमरजेंसीज लग जाती हैं, मोर पावर्स आर शिफ्टेड टू द सेंटर। देखो ऐसा होता है कि जब हमने अभी बात की कि सेंटर और स्टेट के पास सेम पावर रहती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार देश में ऐसी कंडीशन आ जाती है, नेशनल इमरजेंसीज लग जाती हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा पावर किसके पास शिफ्ट हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट से हटके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शिफ्ट हो जाती है, मेकिंग इट मोर यूनिटरी। जिसको क्या बना देती हैं, उसको यूनिटरी बना देती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो हमारा मतलब कैसा है, फेडरल वाइज सिस्टम है। हम बोल सकते हैं फेडरेशन हमारे इंडिया में है, बट फेडरल वाइज सिस्टम हमारे यहाँ पे एक्चुअल में। अब डिवीजन ऑफ पावर्स, अब इसमें 3 लिस्ट है हमारे पास। देखो ये 3 लिस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो लेवल अलग अलग लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, आपकी स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। मैं आपको एक बार क्लियर समझा देता हूं। ऐसे कुछ कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो ओनली, अभी हमने देखा, जो ओनली किसके पास रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहते हैं, तो उसको हम यूनियन लिस्ट में शो करते हैं। अब ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं जिन पे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, जो वो किसके पास रहते हैं, वो हमारे स्टेट के पास रहते हैं, तो वो किस में आ जाते हैं, स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं। अब कई बार ऐसे विषय आ जाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिन पे पावर किसके पास रहती है, स्टेट के पास भी रहती है और सेंट्रल के पास भी रहती है। अब मान के चलो किसी कोई भी स्टेट ऐसा है जिसके हमें क्या करना है, उसके एरिया में थोड़ा सा चेंजेस करना है, तो अब क्या है, अब वो ओनली सेंट्रल उसको चेंज नहीं कर सकती है, पहले उस स्टेट से भी क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। तो ऐसे कई सारे रूल्स होते हैं, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। अभी आप देखोगे कौन कौन सी लिस्ट हैं, तो आपकी 3 लिस्ट हो गई। कौन कौन सी हो गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो आपको जो बच्चे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं एसएसटी को पढ़ना, उन्हें भी एकदम क्लियर होगा, समझ में आ जाएगा। तो आपको कोई हेडेक ही नहीं, नोट्स बनाओ, आप घर बैठ के आराम से नोट्स पढ़ो, एसएसटी को एकदम फ्री माइंडेड होकर पढ़ो कि एसएसटी तो निकल ही जाएगा। और सब्जेक्ट में देख लेंगे हम, पहले एसएसटी हमें निकालना है, एसएसटी में अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अब यूनियन लिस्ट, अगर आप भितरवार से हैं तो हमारा आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश 6 to 12 तक ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे। संभव स्मार्ट क्लासेस हमारा भितरवार में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी ऑल सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हुए हैं 6 से लेकर 12th क्लास तक। आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी पढ़िए और ऑफलाइन भी साथ में आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपको इजीली यहाँ पे मिलने वाले हैं। द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 3 लिस्ट। तो किसमें है ये, जो हमारी 7वीं अनुसूची है, किसमें, 7th शेड्यूल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, उसमें ये 3 लिस्ट हमारी दी गई है। फर्स्ट लिस्ट कौन सी है, देखो लिस्ट है लेवल ऑफ गवर्नमेंट और एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एग्जांपल है। फर्स्ट लिस्ट कौन सी है, यूनियन लिस्ट। देखो आप यहां से देख सकते हो, फर्स्ट लिस्ट हमारी कौन सी है, यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, सबसे पहले लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आ गए, डिफेंस आ गया। अब देखो सेना से संबंधित विषय है तो वो यूनियन के पास ही रहेगा। फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है, किसी भी अदर कंट्री से कोई भी वार्तालाप है या कोई भी चीज है तो फॉरेन अफेयर्स में आ गई, वो किस में रहेगी, सेंट्रल के पास ही रहेगी। बैंकिंग है, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज एंड ऑल सब किस में आ जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएंगी। इसके बाद करेंसी है, ठीक है, नोट है, मतलब मुद्रा कौन बनाता है, जैसे आरबीआई के पास मेन रहती है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। इसके बाद रेलवेज, रेलवे भी हमारा क्या है, मतलब क्या है, हमारी भारतीय रेलवे, ऐसा नहीं है स्टेट के अलग अलग रेलवे नहीं है, हमारी क्या है, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, तो पूरा किसके पास आ जाएगा, सेंट्रल और यूनियन के पास आ जाएगा। तो ये सब्जेक्ट आप याद कर सकते हैं, कौन सा हो गया, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी एंड रेलवे। सेकंड बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। किसकी बात करते हैं, स्टेट लिस्ट की। अब स्टेट लिस्ट में क्या क्या आ जाता है, देखो सबसे पहले स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट किसके पास रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। पुलिस, सब स्टेट, हर स्टेट की अलग अलग पुलिस रहती है। एग्रीकल्चर, हर स्टेट की खेती, हर स्टेट की जो अलग अलग जो भी क्रॉप्स रहती हैं अलग अलग रहती हैं। ट्रेड, हर स्टेट में अलग अलग व्यापार होते हैं। और इरिगेशन, मतलब वहाँ की सिंचाई व्यवस्था, तो हर स्टेट में अलग अलग डैम्स, नहर, नदियाँ, ये सब अलग अलग रहते हैं, तो वहाँ पे डिपेंड करता है, स्टेट को ही दे दी जाती है, सौंप दी जाती है। अब आती है कंकरेंट लिस्ट की बात।
वो सेंटर एंड स्टेट के पास इसका मामला जाता है और इनके दोनों के पास क्या रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, ये अधिकार अपने बना सकते हैं। एजुकेशन, पढ़ाई संबंधित वैसे देखो, पढ़ाई की जब बात आती है तो पढ़ाई में कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई जाती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी बनाई जाती हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज बनाई, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हमारी 2022 आई, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन हुए, तो कई सारे इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट ने भी किए और कई सारे किसने किए, सेंट्रल ने भी किए। इसके बाद फॉरेस्ट, जंगल, पर्टिकुलर किसी भी जंगल पे कोई स्टेट का अधिकार नहीं है, इसमें सेंट्रल भी आ जाता है और स्टेट भी आ जाता है, जो स्टेट के एरिया में आते हैं। मैरिज, शादी संबंधित जो अफेयर्स रिलेटेड मैटर्स होते हैं। एडॉप्शन, ठीक है, अधिग्रहण संबंधित। ट्रेड यूनियंस, जो भी ट्रेड व्यापारियों के समूह होते हैं वो भी किसमें आ जाते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो आप यहां से याद रख सकते हैं। देखो, इफ देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉ ऑन अ कंकरेंट सब्जेक्ट, द यूनियन लॉ प्रिवेल्स। देखो, अगर कभी बात आती है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में कभी कोई झगड़ा हो जाता है, अब झगड़ा हो गया, अब उस किस्से को सुलझाएगा कौन? स्टेट वाले नहीं मान रहे कि हमारा लॉ ज़्यादा यूजफुल है, हम मानेंगे। सेंट्रल वाले बोल रहे हैं कि हम आपसे बड़े हैं, हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। बट ऐसा देखा गया है कि जो हमारा यूनियन का लॉ है उसको पहले मतलब प्रिविलेज पहले दी जाती है, मतलब पहले उसको क्या है, सबसे पहले जो लॉ है प्रिवेल किया जाता है, कौन सा, यूनियन वाला लॉ है। मतलब पहले माना जाएगा सेंट्रल का लॉ, उसके बाद यूनियन का, उसके बाद स्टेट का लॉ माना जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मतलब वेटेज किसका ज्यादा है, सेंट्रल का ज्यादा है। आप बोले ना बोले, सेंट्रल का वेटेज ज्यादा है। देखो, नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। अब इंडियन जो फेडरेशन है उसका नेचर कैसा है? फर्स्ट, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट स्ट्रिक्टली फेडरल, मतलब पूरी तरीके से क्या है, फेडरल नहीं है, संघ नहीं है। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब राज्यों का क्या है, समूह है। क्या है, राज्यों का संघ है। स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू सेकेड और ब्रेक अवे फ्रंट द यूनियन। देखो, अब यहाँ पे स्टेट के पास कोई राइट नहीं है, ऐसे सारे स्टेट बोल रहे हैं कि हम यूनियन से अलग होंगे, तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है। स्टेट यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं। ये कहाँ पे है, इंडिया में ही पॉसिबल है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। यहाँ हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो क्या है, सबसे सर्वोच्च है। एंड बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट फॉलो इट, और दोनों को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्लियरली मेंशन की कर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, कि स्टेट की ये पावर्स हैं और सेंट्रल की ये पावर्स हैं, तो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दी गई हैं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी कई सारी डाइवर्सिटी है, कुछ पहाड़ी राज्य हैं, कुछ पिछड़े राज्य हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए, उनकी हम बात करेंगे। सर्टेन स्टेट्स लाइक नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ईटीसी। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, पहाड़ी स्टेट्स हैं, यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा नहीं पहुँच पाती है, तो हर चीज़ समय पर नहीं पहुँच पाती है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, उनके कल्चर को बचाने के लिए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, एंड हिस्ट्री, और उनके इतिहास को बचाने के लिए। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर अर्लियर हैड स्पेशल स्टेटस। जम्मू और कश्मीर के पास पहले क्या था, एक स्पेशल स्टेटस था, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अंडर आर्टिकल 370। जब 370 आर्टिकल की बात की जाती थी, बट ये इसको अब्रोगेटेड कर दिया गया, इसको हटा दिया गया कब, 2019 में। तो आर्टिकल 370 को हटा दिया, मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा जो था चेंजेस लेके आए, वहाँ पे जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको हटा दिया। अभी हर कोई मतलब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इशूज़ को सॉल्व कर सकता है, मींस वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, हस्तक्षेप ज़्यादा कर सकती है। लेकिन वहाँ पहले ये था कि उनका अलग से पार्लियामेंट, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, तो सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें उनकी चेंजेस थी, बट हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा उसको चेंजेस कर दिया है, आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया है। These provisions give flexibility। अब ये प्रोविजंस क्या देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। क्या देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। एंड हेल्प रिस्पेक्ट इंडियाज डाइवर्सिटी, और इंडिया की जो विविधता है उसको मदद करते हैं, मतलब उसको बढ़ावा देने में उसकी मदद करते हैं। अब बात आती है रोल ऑफ द जडिशरी। देखो, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म वाला 7 to 8 मार्क्स का आपका जो वेटेज है, कई बार 10 मार्क्स का भी हो जाता है, तो आपको 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है, इसमें से अगर आपके 1 वर्ड वाले भी क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को विशेष ध्यान से आप पढ़िएगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो 9th में, अभी 10th में आने वाले हैं, तो आपके लिए तो फायदा ही है, आप पढ़ के चलिए। 9th में इतना लोड नहीं है बोर्ड का, लेकिन 10th में थोड़ा सा बोर्ड का लोड रहता है, तो 9th में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, 10th निपटा दीजिए, 10th को कंप्लीट कर दीजिए। द जडिशरी प्लेस अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस। देखो, सबसे पहले जो जडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो
मतलब एक क्रूशियल रोल मेंटेन मतलब क्रूशियल रोल प्ले करती है मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो जजुडिशरी के थ्रू ही क्या हो पाता है, हमारी जो पावर का बैलेंस हो पाता है किसके बीच, सेंटर और स्टेट के बीच क्या हो पाता है, पावर का बैलेंस हो पाता है। अगर जजुडिशरी नहीं होती तो उनके ऊपर कौन होता, कौन बात करता, कौन देखता है इस चीज को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर्स टू सेटल डिस्प्यूट्स। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, उसके पास पावर है किसकी, मतलब जो उनके बीच डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको सेटल करने के रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर्स। मतलब डिवीजन, अगर पावर के डिवीजन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या रहते हैं, उसके पास क्या रहते हैं, पावर रहती है उनको सेटल करने की, किसके बीच, स्टेट और सेंट्रल के बीच अगर कोई बात आती है या किसी भी दो स्टेट के बीच बात आती है, ठीक है। इट इंश्योर्स बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एक्ट विद इन देयर लिमिट्स। तो ये क्या करता है, मतलब जो दोनों लेवल की गवर्नमेंट है उसको, मतलब उसकी लिमिट को क्या करता है, तय करता है। अगर उनकी लिमिट तय नहीं होंगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन मींस ट्रांसफरिंग पावर्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल लेवल्स। तो इंडिया में जब हमने अभी देखा 73rd और 74th अमेंडमेंट की जब हमने बात की तो हमारी पावर जो ट्रांसफॉर्म हो गई किससे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से किसके पास चली गई, लोकल लेवल्स के पास चली गई। जैसे कि पंचायत और उसमें म्यूनिसिपैलिटीज हैं। तो आप मान के चलिए जिला पंचायत आपकी, जनपद पंचायत और नगर जो आपकी ग्राम पंचायत आती हैं, जैसे आपकी नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, ये सब म्यूनिसिपैलिटीज में आते हैं। तो आपको याद रखना, कई बार बच्चे भूल जाते हैं म्यूनिसिपैलिटीज में कौन कौन आता है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। और आपके पंचायत में कौन कौन आता है, जो आपके पंचायत से रहती हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और क्या आता है, विकास खंड भी बोल देते हैं जनपद पंचायत को, और साथ में आपका जिला पंचायत, ठीक है। इट मेक्स डेमोक्रेसी डीपर एंड मोर मीनिंगफुल। ये क्या बनाता है, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको बहुत ज्यादा डीप में ले जाता है और मीनिंगफुल बनाता है। एज लोकल पीपल कैन टेक डिसीजंस, इसमें क्या कर सकते हैं, लोकल पीपल भी क्या कर सकते हैं, लोकल लोग भी क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं ऑन इशूज दैट अफेक्ट देम डायरेक्टली, जो उन्हें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। मान के चलो कि अगर नगर पंचायत लेवल की हम बात करें, वहाँ पे भी क्या है, पर्टिकुलर एक प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है वहाँ का, तो वो वहाँ के जो लोकल लेवल के इश्यूज हैं उन्हें वो स्टेट तक क्यों ले जाएगा, उनको खुद सॉल्व कर देगा, ठीक है। अब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया, अब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंडिया में कब आया, अभी हम बात कर चुके हैं, फिर एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। 73rd अमेंडमेंट कब हुआ, 1992 में। पंचायती राज सिस्टम फॉर रूरल एरियाज। तो पंचायती राज सिस्टम आया किसके लिए, रूरल एरियाज के लिए। देखो इसमें दिया है ना, ग्राम पंचायत किसके लेवल पे होती है, विलेज लेवल पे। पंचायत समिति या जिसे हम जनपद पंचायत ही बोलते हैं, जिसे ब्लॉक समिति ही बोलते हैं, ये किस पे होती है, ब्लॉक लेवल पे होती है। जिला परिषद या जिला पंचायत किस पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो कई सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनके नेम है, ठीक है। अब बात आती है 74th अमेंडमेंट, ये भी कब हुआ, 1992 में। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन सिटीज एंड टाउन्स। तो इस टाइप की अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, काम है सिटीज में और टाउन्स में, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज। अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि अब पानी है, हर किसी को चाहिए, तो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। अगर अब पीएम तो आएंगे नहीं पानी की व्यवस्था देखने के लिए, तो लोकल गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा। ना सीएम आएंगे, ना आपके एमएलए आएंगे, तो लोकल गवर्नमेंट जो भी वहां देखेगी, लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ठीक है, रोड्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड लोकल डेवलपमेंट। वहाँ का जो लोकल का डेवलपमेंट है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू है, ठीक है, सैनिटेशन है, प्रॉपर साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही, गंदगी तो नहीं है, ठीक है, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें कौन देखता है, लोकल गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो क्या महत्व है किसका, फेडरलिज्म का इंडिया में, हम जो बात करेंगे। इनकरेजेस नेशनल यूनिटी विद डाइवर्सिटी। तो किसको प्रोत्साहित करता है, हमारी किसको, नेशनल यूनिटी को, किसके साथ, डाइवर्सिटी के साथ, विविधता के साथ। किसको बढ़ाता है, ये बढ़ाता है हमारे, इनकरेज करता है नेशनल यूनिटी किसके साथ, डाइवर्सिटी के साथ। प्रोमोट्स एफिशिएंट गवर्नेंस बाय डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या करता है, किसको प्रमोट करता है ये, एफिशिएंट गवर्नेंस को प्रमोट करता है, डिवाइडिंग रिस्पॉन्स, मतलब उनके बीच क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, और उससे क्या होती है, गवर्नमेंट और ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। एंश्योर्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। मतलब ये लोगों के बीच एक ग्रेटर तरीके से, अच्छे तरीके से क्या करता है, पार्टिसिपेशन करता है, लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हैं लोग, और क्या कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन अथॉरिटी। तो ये किससे बचाता है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में या पर्टिकुलर अथॉरिटी के हाथ में पावर ना चली जाए।
हेल्प्स इन बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। अब देखो पर्टिकुलर एक किसी पर्सन के हाथ में पावर होगी तो उसको बोलने वाला कोई नहीं, उसकी टांग खींचने वाला कोई नहीं। हम अपनी लैंग्वेज में बोलें तो अगर एक से ज़्यादा लोगों के पास पावर रहेगी तो उनसे बोलने वाले 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो क्या होगा, पावर क्या होगी, इंप्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से होगा पॉलिसीज का एट डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट लेवल्स पर। ब्रिंग्स द गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल, और मतलब ये क्या करती है, इससे क्या है, लोकल लोग भी जो हैं, पीपल्स भी हैं, गवर्नमेंट के क्लोज आ पाते हैं थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। किसके थ्रू, डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे लोकल गवर्नमेंट बना दी, अब हाँ जान रहे हैं ना, गांव में लोग जान रहे हैं कि हमारा गांव का प्रधान कौन है, सरपंच कौन है, उससे हम डायरेक्ट मिल सकते हैं, हमारे इशूज को सॉल्व करवा सकते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब अब छोटे लेवल पे लोग बात करते हैं, फिर बड़े लेवल पे ही बात करना सीख जाते हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू फेडरलिज्म। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं किससे रिलेटेड, फेडरलिज्म। फर्स्ट बात करते हैं आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है, सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो किसका होगा, संघ किसका होगा, राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 246 क्या बोलता है, डिविजन्स ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। मतलब सब्जेक्ट का डिवीजन हुआ किसके बीच, हमने अभी जो लिस्ट देखी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट देखी, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन और संघ के और राज्य के बीच क्या होगा, उनके बीच डिवीजन होगा। आर्टिकल 356 क्या कहता है, इमरजेंसी प्रोविजन। तो इसमें आर्टिकल 356 में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं। अलाउज द सेंटर टू टेक कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स इन केस ऑफ फेलोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो उस टाइम पे पावर किसके हाथ में आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। अब इसके बाद बात आती है 73rd और 74th अमेंडमेंट की, हमने 2 से 3 बार डिस्कस कर लिया है। स्ट्रेंथेन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये किसको मजबूती प्रदान करता है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसको मजबूती प्रदान करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स ऑफ फेडरलिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। अब फेडरलिज्म के एग्जाम्पल कहाँ, पूरे वर्ल्ड में। फेडरल कंट्रीज कौन कौन सी हैं, हम बात करेंगे फेडरल कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और स्विट्जरलैंड। देखो अपने आप को जो कंट्रीज हैं ये फेडरल मानती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है और स्विट्जरलैंड है। ये आपका 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनिटरी कंट्री कौन कौन सी हैं, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। अब फ्रांस है और चाइना है, ये यूनिटरी कंट्री है। कैसे हैं, यूनिटरी कंट्रीज हैं। इंडियाज मॉडल यूनिक, इंडिया का मॉडल थोड़ा सा यूनिक है। वहाँ पे क्या है, कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ। कैसे है, मतलब हर किसी के, अब देखो अमेरिका में भी क्या एक तरह से फेडरल कंट्रीज माना जाता है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत हद तक क्या चलता है, यूनिटरी सिस्टम चलता है, लेकिन वो अपने आप को अभी भी डिक्लेयर कर कैसे फेडरलिज्म की तरह डिक्लेयर करके रखे हुए हैं। अब यूनिटरी कंट्रीज में कौन कौन सी आई, यूके आया, फ्रांस आया और चाइना आया। ठीक है, इसके बाद इंडिया का मॉडल कैसे है, यूनिक है, कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ। तो फेडरलिज्म के भी एलिमेंट्स हैं और यूनिटरी सिस्टम के भी एलिमेंट्स हैं। अब कुछ की टर्म्स हैं जैसे कि फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कितना सिंपल डेफिनेशन है फेडरलिज्म की, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट हम पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स शेयर्ड बाय बोथ। डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स लोकल गवर्नमेंट लेवल्स, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्यूनिसिपलिटी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव ऑल ऑफ द गवर्नमेंट। तो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे ऊपर है, किसी भी चीज के ऊपर है। सारी चीजें किससे ही देख के की जाती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही देख के आगे इंप्लीमेंट की जाती हैं। अब इस चैप्टर की समरी दी हुई है, इंडिया हैज अडॉप्टेड अ फेडरल स्ट्रक्चर विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंडिया ने जो फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ। द डिविजन्स ऑफ पावर इज क्लियरली लेड डाउन। जो डिवीजन है पावर का वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू 3 लिस्ट में डिवाइड है। स्पेशल प्रोविजंस रिस्पेक्ट इंडियाज कल्चर, जो इंडिया के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं और रीजनल डाइवर्सिटी करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज हैज स्ट्रेंथेन डेमोक्रेसी। तो डिसेंट्रलाइजेशन किसके थ्रू होता है, पंचायत के थ्रू और म्यूनिसिपैलिटीज के थ्रू होता है। वो क्या करता है, हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ देता है, डेमोक्रेसी को ताकत देता है, ठीक है। अब फेडरलिज्म इन इंडिया एम्स टू बैलेंस यूनिटी विथ डाइवर्सिटी एंड इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस। तो फेडरलिज्म जो इंडिया में है क्या करता है, वो मतलब बैलेंस करता है यूनिटी विथ डाइवर्सिटी, मतलब एकता के साथ विविधता के साथ एकता को, एंड इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस, और जहां पे मतलब शासन कैसे चल पाए इफेक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रभावी रूप से चल पाए। अब क्यों रिवीजन्स हैं, फिर वही बात आ गई, फेडरलिज्म, 3 लिस्ट, जजिशरी, 73rd 74th अमेंडमेंट और इंडिया। अब इतना सब देखने के बाद आपको भी आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है,
ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा दिया है आपको। आप इसे सुनेंगे भी ना, सुन के भी आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आने वाले हैं। आपको अगर इन क्लासेस से अगर हमारा बेनिफिट होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन बताइए, क्योंकि आपके कमेंट करने से ही हमें होप मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, और अच्छे से हम शूट कर पाते हैं। जैसे आपको घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट हम एसएसटी आप समझा पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं कि आप अच्छे से एसएसटी में स्कोर करो। अभी तक जो डर था आपके अंदर से, एसएसटी का डर निकलने वाला है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके, फेडरलिज्म के। तो फेडरलिज्म के कुछ एग्जाम्स में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं स्टेट बोर्ड में, चाहे आपके सीबीएसई बोर्ड में। व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है। हाउ इज पावर शेयर बिटवीन, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच इंडिया में कैसे पावर शेयर की गई है। व्हाट आर दी की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये आप इनके आंसर्स आपको हमारे डायरेक्ट किस पे मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो व्हाट आर दी की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या क्या हैं हमने सारे देख लिए। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर इन्हीं नोट्स में, आप एक बार फिर से देखेंगे वीडियो, आपको सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। अब फर्स्ट टाइम आप क्या करो, क्वेश्चंस देखो और उनके आंसर लिखने की कोशिश करो। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो और सारे क्वेश्चंस नोट करो और क्या करो, क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोशिश करो। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द शेयरिंग ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बताता है, मतलब कैसे दोनों लेवल की गवर्नमेंट के बीच पावर शेयर हुई है। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या है। वाई वाज डिसेंट्रलाइजेशन, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी में। व्हाट आर पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज, पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज क्या है। हाउ डज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट थर्ड टायर गवर्नमेंट है, कैसे बेटर गवर्नेंस में हेल्प करती है। फिर वही व्हाट आर द स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड करंट लिस्ट क्या है, एग्जाम्पल के साथ देना है आपको। हाउ डज जडिशरी हेल्प इन मेंटेनिंग स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, जडिशरी कैसे हेल्प करती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के क्या एडवांटेजेस हैं। हाउ हैज फेडरलिज्म हेल्प्ड, फेडरलिज्म कैसे हेल्प करता है यूनिटी ऑफ इंडिया में। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी इन फेडरलिज्म, क्या पॉलिसीज हैं। व्हाट आर द सम की स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, मतलब 1992 में कौन से किस जो स्टेप्स थे लिए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, जो आपका 73rd और 74th अमेंडमेंट है वही आप पूरा लिख दोगे इसमें। हाउ इज रूरल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया कैसे बनाई गई, ठीक है। हाउ आर द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड वीकर सेक्शंस इन लोकल बॉडीज, तो ये वाला पोर्शन हमने इसमें कवर नहीं किया है, इसको भी हम नेक्स्ट टाइम कवर कर देंगे क्वेश्चंस के साथ, इसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो वुमेन और बीकर सेक्शन के लिए मतलब लोकल, देखो क्या है हमारे इंडिया में जो बीकर सेक्शंस हैं और वुमेन्स हैं, मेनली वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई हैं। 1/3 सीटें वुमेन्स के लिए क्या कर दी गई हैं, लोकल गवर्नमेंट में रिजर्व कर दी गई हैं। तो उससे क्या है, वुमेन को एम्पावरमेंट मिलेगा, वुमेन आगे बढ़ेंगी। और लोकल गवर्नमेंट में अगर वो ऐसे सरपंच बन जाती हैं या उन्हें अध्यक्ष बन जाती हैं तो उससे क्या होगा, पार्षद बन जाती हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ में, ठीक है, उससे क्या होगा, महापौर बन जाते हैं, तो उससे वो आगे बढ़ेंगी और वो मतलब वो भी सीखेंगी, वुमेन को एम्पावर मिलेगा, अपने आने वाले पीढ़ियों को पढ़ा पाएंगी, ठीक है, इस टाइप से। वाई इज पावर शेयरिंग कंसिडर्ड एसेंशियल इन डेमोक्रेसी, तो पावर शेयरिंग कैसे क्यों कंसिडर की जाती है, मतलब इसेंशियली, मतलब क्यों हमारी कंट्री में, सॉरी डेमोक्रेसी में वाई इज पावर शेयरिंग कंसिडर्ड एसेंशियल, मतलब क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, ये भी आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिन लोगों ने भी इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखा है एंड तक। मैं चाहता हूँ आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जो भी आपके फैमिली में कोई भी ऐसे मेंबर्स हैं जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आप भी उन्हें इस वीडियोस को शेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 3rd। जल्दी से आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।